के दशक के बच्चे हैं तो आपके कमरे में दो पोस्टर जरूर रहे होंगे, एक सचिन तेंदुलकर का और दूसरा उस शख्स का जिसका कॉलर हमेशा खड़ा रहता था। वो खड़ा कॉलर सिर्फ स्टाइल नहीं था, वो टीम इंडिया का एटीट्यूड था। वो गले का काला ताबीज सिर्फ धागा नहीं था, वो करोड़ों फैंस का भरोसा था। लेकिन सोचिए कैसा लगता है जब भरोसा टूटता है, कैसा लगता है जब देश का सबसे बड़ा हीरो सीबीआई के दफ्तर में मुजरिम बनकर खड़ा होता है। ये कहानी कैसे सुपरस्टार की है जिसने शोहरत की सबसे ऊंची चोटी देखी और बदनामी की सबसे गहरी खाई, जिसने हमें सिखाया कि कलाइयों से जादू कैसे किया जाता है, लेकिन फिर वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वही कलाइयां हथकड़ियों के डर से कांपने लगी। आज कहानी मोहम्मद अजहरुद्दीन की। वो नाम जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना है और सबसे काला अध्याय। इस कहानी को सुनने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। साल 1984 में भारतीय क्रिकेट एक अजीब दौर से गुजर रहा था। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने का नशा उतर चुका था और टीम को नए नायकों की तलाश थी। तभी हैदराबाद की तंगलियों से निकलकर एक दुबला पतला शर्मीला लड़का टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में दाखिल होता है। उसके शरीर में न ताकत दिखती थी, न चाल में कोई आक्रामकता, बस हाथ में एक बल्ला था जो उसके कद से थोड़ा बड़ा लगता था। इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी। कोलकाता का ईडन गार्डन मैदान खचाखच भरा था और इस लड़के को मौका मिला। जब वो बल्लेबाजी करने उतरा तो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि लड़का अंग्रेजों की तेज गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगली कुछ पारियों में जो कुछ हुआ उसने दुनिया को सन्न कर दिया। अपने पहले ही टेस्ट में शतक, दूसरे टेस्ट में फिर शतक और तीसरे टेस्ट में एक और शतक। इतिहास बन गया। अपने करियर के पहले 3 मैचों में लगातार 3 शतक लगाने वाला वो दुनिया का इकलौता बल्लेबाज बन गया। दुनिया ने कहा कि इंडिया को अपना नया सुपरस्टार मिल गया है। सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज हैरान थे क्योंकि अजहर क्रिकेट नहीं खेलते थे, वो मैदान पर आर्ट बिखेर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में ताकत नहीं, नजाकत थी। वो गेंद को मारते नहीं, सहलाते थे। उनका वो सिग्नेचर लेग ग्लांस ऐसा लगता था कि कलाइयों में हड्डियां ही नहीं है, रबर है। ऑफ स्टंप के बाहर आ रही गेंद को वो अपनी कलाई के हल्के से इशारे से मिड विकेट की बाउंड्री के पार भेजते थे। अंग्रेज गेंदबाज अपना सिर खुजलाते रहते, गेंद वहां गई कैसे। और इसीलिए अजहर सिर्फ एक बैट्समैन नहीं थे, वो आर्टिस्ट थे। सचिन तेंदुलकर के आने से पहले अगर किसी ने भारतीय फैंस को टीवी स्क्रीन से चिपकाए रखा था तो वो अजहर ही थे। 1980 के दशक के अंत तक अजहर वंडर बॉय बन चुके थे। मिडिल क्लास भारत की उम्मीद थे, एक ऐसा लड़का जो अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर दुनिया को जीत रहा था। फिर 90 का दशक आया। सिर्फ साल नहीं बदला, भारत भी बदल रहा था। लिबरलाइजेशन का दौर था, देश में पैसा आ रहा था, रंगीन टीवी घर घर पहुंच रहे थे और क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट बन रहा था। इस नए चमकते हुए भारत का चेहरा बने अजहरुद्दीन। टीम इंडिया की कमान सौंपी गई। यह फैसला सभी को चौंकाने वाला था क्योंकि अजहर कम बोलते थे। लोगों को लगा कि यह शांत लड़का कप्तानी का बोझ कैसे उठाएगा, क्या यह टीम को संभाल पाएगा। लेकिन अजहर ने अपने बल्ले से जवाब दिया। उनकी कप्तानी में भारत ने घर में शेर की तरह खेलना शुरू किया। एक के बाद एक सीरीज जीती। अजहर अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ब्रांड बन चुके थे और यहीं से बदलाव हुआ जिसने आगे चलकर सब बर्बाद कर दिया। हैदराबाद का वो सीधा साधा शर्मीला लड़का गायब हो रहा था। उसकी जगह ले ली थी एक ग्लोबल सुपरस्टार ने। अजहर का रहन सहन बदलने लगा। जो लड़का सादे कपड़ों में दिखता था अब वो अरमानी के महंगे सूट, रोलेक्स की घड़ियों और विदेशी कारों का शौकीन हो गया था। मैदान पर उनका कॉलर हमेशा खड़ा रहने लगा। वो खड़ा कॉलर उनके एटीट्यूड की निशानी बन गया। लेकिन मैदान के बाहर उनकी जिंदगी भी उतनी रंगीन हो गई। बॉलीवुड और क्रिकेट का रिश्ता गहराता रहा। संगीता बिजलानी के साथ अजहर के रिश्तों की खबरें फिल्म मैगजीन के कवर पेज पर छपने लगी। अजहर अपनी पहली पत्नी नौरीन को छोड़कर इस ग्लैमरस दुनिया में खो गए थे। अजहर के लिए क्रिकेट ज्यादा लाइफस्टाइल मायने रखने लगा था। वो प्रैक्टिस सेशन में कम, पार्टियों में ज्यादा दिखते। पुराने दोस्त छूट रहे थे और नए अमीर दोस्त बन रहे थे। और इन्हीं नए दोस्तों में कुछ ऐसे थे जो खिलाड़ी के वेश में नहीं बल्कि बुकी के वेश में आए थे। अंधेरा धीरे धीरे गिर रहा था। ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल रहा था। कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ मैचेस में अजहर के फैसले पर सवाल खड़े किए गए। कभी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना तो कभी हुई जीती हुई बाजी को अजीब तरीके से हार जाना। कानपुर का वो मैच, शाहजहां के वो फाइनल, फैंस को लगा कि ये खेल का हिस्सा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खेल कहीं और चल रहा। सदी बदल गई। साल 2000 आया। नई उम्मीदें थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए साल एक ब्लैक होल साबित होने वाला था। अप्रैल का महीना था। दिल्ली पुलिस एक जबरन वसूली केस की जांच कर रही थी। उन्होंने एक फोन को टैप किया। पुलिस को उम्मीद थी कोई छोटी मोटी जानकारी मिलेगी, लेकिन जो आवाज सुनी उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो आवाज थी साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोनिया की। हैंसी क्रोनिया जिसे दुनिया एक जेंटलमैन, एक धार्मिक इंसान और एक आदर्श कप्तान मानती थी, वो सट्टेबाज संजय चावला से मैच फिक्स करने की बात कर रहा था। पुलिस ने टेप जारी कर दिया। दुनिया हिल गई। भूचाल आ गया, लेकिन असली भूचाल अभी बाकी था। जब हैंसी क्रोनिया ने अपना गुनाह कबूला तो उसे किंग कमीशन के सामने एक ऐसा नाम लिया जो भारतीय लोगों के लिए भगवान से कम नहीं था। हैंसी क्रोनिया ने कहा कि मुझे बुकी एमके गुप्ता से मिलवाने वाला कोई और नहीं, अजहरुद्दीन था। अजहर ने ही मुझे इस दुनिया से रूबरू कराया।
ये एक लाइन नहीं थी, ये करोड़ों भारतीयों के दिल पर चला वो खंजर था जिसका घाव कभी नहीं भरा। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हमारा अजहर नहीं, ये झूठ है, ये विदेशियों की साजिश है। लोगों की पहला रिएक्शन यही था। अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कसम खाई मैं निर्दोष हूं, फंसाया जा रहा है क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूं। उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला। देश एक बार फिर दुविधा में था, लेकिन सच छपता नहीं है। सीबीआई की एंट्री हुई, जांच शुरू हुई, परतें खुलने लगी। सीबीआई की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें अजहर के कारनामों का काला चिट्ठा था। लिखा था कि अजहर के संबंध अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ थे, मैच फिक्स करने के लिए पैसे लिए गए, अजीबोगरीब रनआउट, जानबूझकर धीमी बल्लेबाजी, टॉस के फैसले, सब कुछ शक में था। अजय जडेजा, नयन मोगिया जैसे नाम भी सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा झटका अजहर के नाम का था, क्योंकि अजहर कैप्टन थे। जहाज का कप्तान ही अगर जहाज विच्छेद करे तो यात्री किस पर भरोसा करे। 5 दिसंबर साल 2000 ये वो तारीख है जिसने भारतीय क्रिकेट को काला दिवस कहा जाता है। बीसीसीआई ने सख्त फैसला सुनाया, मोहम्मद अजहरुद्दीन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया। इसका मतलब था कि वो कभी बल्ला नहीं उठा सकते, कभी किसी स्टेडियम में नहीं घुस सकते, कभी क्रिकेट के किसी पद पर नहीं रह सकते। एक झटके में वंडर बॉय से देशद्रोही बनने का सफर पूरा हुआ। जनता गुस्सा 7वें आसमान पर था। जिन हाथों ने अजहर के लिए तालियां बजाईं, अब वही हाथ उनके घर पर पत्थर फेंक रहे थे। हैदराबाद में उनके पुतले जलाए गए, उनके पोस्टर फाड़े गए। वो अजहर जिसके घर के बाहर कभी ऑटोग्राफ वालों की लंबी लंबी कतार थी, वो अपने घर में कैद हो गए। दोस्त गायब हो गए, फोन की घंटियां बंद हो गई। और सबसे बड़ा दर्द, अजहर ने अपने करियर में 99 टेस्ट मैच खेले थे। वो 100वें टेस्ट मैच के मुहाने पर थे। सिर्फ एक टेस्ट मैच और होता, उनका नाम लेजेंड्स की लिस्ट में आता, लेकिन वो 100वां टेस्ट मैच खेल नहीं पाए। नियति खेल देखिए, हमेशा के लिए 99 पर अटक गए। 99 पर आउट होना क्रिकेट में सबसे बुरा माना आता है, लेकिन 99 टेस्ट मैचों में करियर खत्म होना जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गया। एक अधूरा करियर, एक अधूरी दास्तान। टीम इंडिया बिखर गई। तेंदुलकर ने भी कप्तानी छोड़ी। ड्रेसिंग रूम में डर का माहौल था, सबको एक दूसरे पर शक हो रहा था। वो सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण का दौर था, जिसने धीरे धीरे ईंट ईंट जोड़कर भारतीय क्रिकेट की साख को दोबारा बनाया। लेकिन अजहर उस दौर का हिस्सा नहीं थे। वो इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिए गए। साल 2000 से लेकर 2012 तक ये 12 साल अजहर के लिए नरक जैसे थे। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे, बेगुनाही साबित करने के लिए वकीलों के पीछे भागते रहे। समाज ने उनका बहिष्कार किया था, लेकिन इस दौरान अजहर पर एक दुखों का पहाड़ और टूट पड़ा, जिसने अंदर तक तोड़ा। 2011 में अजहर के जवान बेटे अयाजुद्दीन एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सोचिए उस पिता का दर्द, जिसकी इज्जत पहले से नीलाम हो गई थी, करियर खत्म हो गया था और अब बेटा भी चला गया। उस वक्त अजहर पूरी तरह टूट गया। उनकी तस्वीरों में वो बूढ़े लाचार दिखने लगे। वो जो अजहर से नफरत करते थे, वो भी उन पर तरस खाने लगे। वो एक गिरे हुए हीरो की सबसे दर्दनाक तस्वीर थी। कहा जाता है कि बेटी की मौत ने अजहर को बदल दिया। वो ज्यादा खामोश हो गए। उनकी आंखों में वो चमक, एटीट्यूड जो 90 के दशक में दिख रहा था, वो हमेशा के लिए बुझ गया। अब एक थका हुआ, हारा हुआ इंसान बचा था, जो अपनी आखिरी लड़ाई, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा था। फिर आखिरकार 12 साल के लंबे वनवास के बाद 2012 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई द्वारा अजहर पर लगाया गया लाइफ टाइम बैन इलीगल है। इस दौरान प्रक्रिया का सही पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि उन्होंने मैच फिक्स नहीं किए। कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई के पास बैन लगाने के लिए सबूतों का सही आधार नहीं था। कोर्ट ने बैन हटाया। टेक्निकली अजहर जीत गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं निर्दोष था, कभी गद्दारी नहीं की, फंसाया गया। बीसीसीआई ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी। शायद वो इस पुराने घाव को कुरेदना नहीं चाहते थे। अजहर की वापसी हुई, लेकिन क्रिकेटर के तौर पर नहीं, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर। वो सांसद बने, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। उनकी लाइफ पर फिल्म अजहर बनी, जो उनकी तारीफ में उनके लिए सहानुभूति बटोरने के नजरिए से आई। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट का फैसला लोगों के दिलों को बदल पाया। आज जब हम 2026 में पीछे मुड़कर देखते हैं तो अजहरुद्दीन की तस्वीर धुंधली, थोड़ी साफ नजर आती है। क्रिकेट के मैदान पर वापसी हुई है। वो आईपीएल के मैच में दिखते हैं, एक्सपर्ट बनकर राय देते हैं, लोग सेल्फी भी लेते हैं। वक्त ने कई घाव भर दिए हैं। नई पीढ़ी को तो शायद फिक्सिंग का वो दौर भी याद नहीं है। उन्हें एक लेजेंड दिखता है जिसके नाम 22 शतक है, 99 टेस्ट मैच खेला है। लेकिन जो लोग 90 के दशक में जिए हैं, उन्होंने वो दौर देखा है जिसमें अजहर का नाम आते ही एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। 2 तस्वीरें चलती हैं। एक जादूगर की, जिसने लॉर्ड्स के मैदान पर अंग्रेजों को नचाया, ईडन गार्डन में इंडिया को जिताया, जिसकी ताबीज बाहर लटकती थी, कॉलर हवा से बातें करता था। और दूसरी उस आरोपी की, जिसका नाम सीबीआई की चार्जशीट में था, जिसने हैंसी क्लूनिया को दोस्त बनाया और पूरी पीढ़ी के भरोसे कत्ल कर दिया। और आज भी बहस वही है कि क्या अजहर एक विक्टिम थे जिन्हें सिस्टम, हालात, साजिशों ने फंसाया, या एक आसान शिकार थे, या फिर वो एक विलन थे, एक ऐसा इंसान जिसने पैसे और ग्लैमर की भूख में अपने हुनर, अपनी आत्मा और अपने देश का सौदा किया। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं दफन है। अजहर ने अपनी 99 टेस्ट मैचों की पारी तो खेली, लेकिन जिंदगी की पिच पर वो नॉट आउट रहे या रन आउट, इसका फैसला स्कोर बोर्ड पर नहीं